मध्य एशिया से संपर्कों का भारत पर प्रभाव के में हम देखते हैं कि साहित्य और विद्या के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख में हम देखते हैं। इस अभिलेख का काल 150 ईस्वी है और इस काठियावाड़ अभिलेख के बाद, रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख के बाद के जो भी अभिलेख हैं वे प्रांजल संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे हैं। फिर भी वैसे यद्यपि संस्कृत भाषा में लिखे जाते तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अनेक अभिलेख प्राकृत भाषा में करने की परिपाटी ईसा की 4वीं सदी या उसके आगे तक चलती रही। प्राकृत भाषा को एकदम से छोड़ नहीं दिया गया। भले ही अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे जाते रहे हैं, लेकिन प्राकृत भाषा को एकदम से छोड़ नहीं दिया गया और ये ईसा की 4वीं सदी तक या फिर उसके आगे तक भी चलती रही। ऐसा लगता है कि अश्वघोष जैसे कुछ महान साहित्यकारों को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी। उसने सौंदर्यनंद नामक काव्य भी लिखा, जो संस्कृत काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई। कई अवदान बौद्धों की मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अवदानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों को महायान के उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि की प्रमुख कृतियां हैं महावस्तु और दिव्यावदान। विदेशियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में भी योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से विदित हुआ। यवनिका शब्द यवन शब्द से बना है, जो यूनानी शब्द आयोनियन यूनानियों की एक शाखा है। आयोनियन यूनानियों की एक शाखा है जिससे प्राचीन भारत के लोग परिचित थे। यह शब्द आयोनियन शब्द का संस्कृत प्रतिरूप है। आरंभ में यवन शब्द का प्रयोग यूनान के निवासियों के अर्थ में होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। वैसे तो यह यूनानियों की एक शाखा थी, यह शब्द आयोनियन, और यवन शब्द का प्रयोग केवल यूनानियों के लिए प्रयोग होता था, लेकिन कालांतर में सभी विदेशियों के लिए यवन शब्द प्रयुक्त होने लगा। धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है वात्स्यायन का काम सूत्र। इसका काल ईसा की 3री सदी माना जाता है। यह रतिशास्त्र या काम शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। इसमें एक नगरक या नगरजीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो नगर जीवन के विकास काल में रहा हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम पर्याप्त प्रभाव देखते हैं। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब उन्नति हुई। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी चिंतनों से प्रभावित हुआ। यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। यूनान के सिक्के जो आकृति में और छाप में उत्कृष्ट हैं, वस्तुतः आहत मुद्राओं के ही सुधरे रूप हैं। यूनानी शब्द द्रक्म भारत में द्रंभ हो गया। बदले में यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई और अपने सिक्के पर कई भारतीय मोटिफ या रूपांक चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे।
उन्होंने भारत से कोई दस्तकारी सीखी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। फिर भी भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त नहीं की। इन तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक और सुश्रुत ने किया है। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम हैं जिनसे रोग की चिकित्सा के लिए दवाएं बनाई जाती थी। पौधों को कूटने और मिश्रित करने की जो प्रक्रियाएं बतलाई गई हैं, उनसे हमें मालूम होता है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का ज्ञान काफ़ी विकसित था। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं, और इससे बड़ी दवा औषध कहलाती है। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगता है भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से लाभ हुआ। कनिष्क को पतलून और लंबे जूतों में चित्रित किया गया है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में आरंभ हुआ। भारत में चले तांबे के कुषाणकालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे। इसी तरह भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए, वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थी। जानकारी मिलती है कि भारतीय और रोमन राजाओं के बीच 2 राजदूतों का आदान प्रदान हुआ था। सन 27 से 28 ईस्वी में रोमन सम्राट ऑगस्टस और सन 110-120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस प्रकार भारत के साथ रोम के संपर्क से प्रौद्योगिकी में नए नए तरीके विकसित हुए होंगे। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी विचारों और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के काम में ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसी इस काल में हुई।